वेलकम एवरीवन बच्चों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पहले भी क्लासें आपकी आ चुकी हैं। अगर आपने लास्ट हमारी क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन के नाम से। प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। आज क्लास की जो बात करेंगे वो क्लास होगी हमारी नंबर 15, यानी इससे पहले 14 क्लासेस हम आपको दे चुके हैं। तो 14 क्लासेस में आपने क्या सीखा? इंडियन ज्योग्राफी की वैसे ये सेकंड क्लास होगी। इससे पहले जो क्लासें हुई हैं उसमें आपका 1857 का रिवोल्ट, भारत का जो स्वाधीनता स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति, वो हमने करवाया हुआ है आपको। उसकी एक पीडीएफ हमने जो हमारा प्लस मेंबरशिप का चैनल है उस पर अपलोड की है। तो 5-6 पेजेस की वो पीडीएफ है, हिंदी में है, डिटेल्ड आपको पता लगेगा कि क्या कारण थे, क्या लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन से नेता थे, कौन कौन से रीजन से बिलोंग करते थे, वो सब उसमें है। बाकी हमारी जितनी भी क्लासेज अभी तक हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ 2-3 क्लासों की हम अपलोड करा चुके हैं। बाकी आने वाले टाइम में 1-2 दिन में सारी क्लासों की पीडीएफ आपको वहां से देखने को मिल जाएंगी। तो करना क्या है, आपने अगर प्रिपरेशन को हमारे साथ में स्टार्ट करना है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के साथ में करना है, डिस्क्रिप्शन जाना है। आपने डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म को फिल करना है और जो भी उसमें कंडीशंस हैं आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद आप हमें ईमेल करना स्क्रीनशॉट के साथ में और हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। कंडीशन एक यही है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे होने चाहिए, किसी न किसी जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर टेलीग्राम एक्टिव होना चाहिए। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास मजेदार इसलिए रहेगी, आज आपको ऑप्शंस के चक्कर में नहीं पड़ना। आज की क्लास में क्वेश्चन होगा आपके सामने, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा और आपको आंसर देखने को मिलेगा। हु लेड द आर्म्ड रेड ऑन गवर्नमेंट आर्मरी एट चिटागोंग इन 1930? इसका क्या मतलब है, इसका आंसर है बताएंगे आपको। पहले हिंदी में आपके क्वेश्चन को देख लो। चलो एक मिनट, कलर ये चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी, फिर ब्लैक कर लेते हैं। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार, शस्त्रागार क्या होता है? गवर्नमेंट आर्मरी, मतलब जहां पे शस्त्र रखते हैं। सशस्त्र हमले का नेतृत्व किसने किया? उस पर भाई हमला हुआ था। तो 1930 का जो चिटगांव या चिटागोंग, हिंदी में इंग्लिश में ऐसे पढ़ा जाता है, वैसे चटगांव होता है शायद ये। तो चिटगांव की जो शस्त्रागार है उस पर हमला हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व करने वाले थे सूर्य सेन। कौन थे? सूर्य सेन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दोनों लैंग्वेजेज में आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द हीरो ऑफ काकोरी डकैती केस, जो डकैती का केस था काकोरी का, उसके हीरो कौन थे? वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, काकोरी डकैती केस का हीरो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे हमारे एवरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। हु गेव स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस क्वेश्चन पे थोड़ी डिटेल्ड बात करेंगे इस क्लास के एंड में। ठीक है, किस पे बात करेंगे? इंकलाब जिंदाबाद वाले स्लोगन, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। दो अलग अलग आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं, तो आपने करना क्या है, क्या किस तरह से आप राइट आंसर को क्लिक कर पाओगे, ये आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। ठीक है, तो अभी तक जो इसका आंसर है वो भगत सिंह है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तुरंत दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी कि क्या एग्जैक्टली भगत सिंह है या कोई और है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने का नाम अगर आता है तो भगत सिंह, अभी जो हमने आपको कराया। बाकी इस टॉपिक पे हम डिटेल्ड बात करेंगे वीडियो के बाद, दोनों आंसर आपको पता लगेंगे। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। व्हेन रिबेलियन इन कांगेर फॉरेस्ट रीजन बिगन, कांगेर के जंगलों में विद्रोह शुरू हुआ था, वो बताना है आपने कब शुरू हुआ था। तो 1910 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो कांगेर वन का जो विद्रोह शुरू हुआ वो 1910 के अंदर हुआ। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। चापेकर ब्रदर्स वर हैंग फॉर किलिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स वॉल्टर चार्ल्स, एक तो वॉल्टर चार्ल्स था, वॉल्टर चार्ल्स रेंट एंड चार्ल्स एरिस्ट। दोनों भाइयों ने इन 2 अंग्रेज ऑफिसर्स को किल किया था। इसकी वजह से असैसिनेट किया, इस वजह से इन दोनों ब्रदर्स की जो हैंग किया गया। तो कब किया गया वो आपने बताना है। 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 1910 ये क्वेश्चन आपको चेक करके बताएंगे इसका आंसर, बिकॉज लगता है कि जो 4th क्वेश्चन है हमारा उसका भी आंसर 1910 है। तो ऐसा तो नहीं उसी की वजह से ये 1910 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 5th पे भी हम लास्ट में जरूर बात करेंगे आपके। क्वेश्चन 5th पे,
बाकी पीडीएफ में आपको करेक्शन मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी तीनों को जो फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी दी गई, वो सुनाने की बात नहीं, देने की बात है, एग्जीक्यूट करने की बात है। उनको एग्जीक्यूट कब किया गया? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम शहीदी दिवस। ठीक है, ये शहीदी दिवस है। किसका शहीदी दिवस है? भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बिस्मिल आजिम बादी किन्होंने लिखा? ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये लिखा बिस्मिल अजीमाबादी ने। ठीक है, किसने लिखा? बिस्मिल अजीमाबादी। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश की। अच्छा, आंसर पहले से ही है, कोई बात नहीं। 1908 में उन्होंने कोशिश की। खुदीराम बोस ऐसे व्यक्ति थे पहले जो 18 वर्ष के थे, सबसे कम उम्र में। इनको मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जुर्म क्या था? जुर्म ये था, उन्होंने केवल कोशिश करी थी, असैसिनेट हो नहीं पाए थे वो। किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश करी थी, तो 1908 में उन्होंने ये ट्राई किया था, 1908 में। तो बाद में उनको पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद उनको हैंग किया गया मुजफ्फरपुर की जेल में। तो वो तब केवल 18 साल के थे। खुदीराम बोस, नाम याद रखना। हु फाउंडेड नौजवान भारत सभा? तो आंसर होगा सरदार भगत सिंह। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने करी? सरदार भगत सिंह ने करी। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। फाउंडर ऑफ सोसाइटी अभिनव भारत। अभिनव भारत के नाम से सोसाइटी है, जो उसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे वीडी सावरकर। ठीक है, अगर विनायक दामोदर सावरकर है, आपको मौका मिला है, आपने फुल फॉर्म याद कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे। वैसे अभी तक ये नाम आपने सुना होगा तो वीडी सावरकर के नाम से सुना होगा। तो वीडी सावरकर का फुल जो फॉर्म है, पूरा नाम है, वो है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। डैश इज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर 1930। ये भी वीर सावरकर ने बनाई। इस संगठन का नाम बताना है आपने। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन ही था। इस संगठन का नाम है मित्र मेला। क्या नाम है? मित्र मेला। ठीक है, ये आपने याद रखना। तो क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या है भाई? मित्र मेला। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। झूमिंग इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज्ड इन डैश इंडिया। भारत के किस कोने में इस झूमिंग टाइप की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किया जाता है? इसमें क्या होता है, आज मान लो इस एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, फिर उसके बाद इस एरिया में, मतलब झूम शिफ्ट कर करके करेंगे। पहले यहाँ पे करेंगे, फिर कभी यहाँ पे करेंगे, फिर वो एरिया चेंज कर देंगे, दूसरी जगह करेंगे। तो इस तरह की जो मतलब एग्रीकल्चर है, वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? तो ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल, वो वाला एरिया जो है आपका। ठीक है, चलो नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं बच्चों। द क्रॉप ग्रोन आफ्टर द समर मॉनसून आर कॉल्ड। ग्रीष्म मॉनसून के बाद में, समर जो मॉनसून है उसके बाद में कौन सी फसल उगाई जाती है? गर्मियों के बाद में तो सिंपल आपके दिमाग में आनी चाहिए, रबी की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। और रबी की क्रॉप्स में ही आपका जो गेहूं की क्रॉप्स होती है, वीट होता है जो, ठीक है, कनक बोलते हैं जिसको, ये आपका इसी टाइम पे ग्रो किया जाता है। तो रबी की जो फसल है वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 13 बच्चों हम करा चुके हैं। सेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है, 13 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करने में आई थिंक कोई डिले नहीं करना चाहिए, आप लोगों को लाइक करना है। बाकी अभी तक आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जो टेलीग्राम चैनल पर हमारे मॉक्स अवेलेबल होंगे, इस क्लास की पीडीएफ अवेलेबल होगी, जो भी क्वेश्चंस पॉसिबली पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 14। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। विच क्रॉप इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। कौन सी फसल को ब्राउन पेपर कहा जाता है?
क्वेश्चन को सुनना पहले। ब्राउन पेपर पूछा है इन्होंने। ब्राउन पेपर किस फसल को कहा जाता है? जूट को बोला जाता है। ठीक है, कौन सी फसल को बोला जाता है ब्राउन पेपर? तो जूट को बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। सिल्क फार्मिंग इज कॉल्ड, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सिल्क फार्मिंग को क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो रेशम का उत्पादन है, उसी खेती को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो सिल्क फार्मिंग जब जब पूछी जाएगी सेरीकल्चर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है इंग्लिश में ये वर्ड। ठीक है, बाकी वैसे ज्योग्राफी का आपका ये क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रूनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन कल्टीवेशन ऑफ। प्रूनिंग का बताना है, एसेंशियल पार्ट है कल्टीवेशन में। किसकी कल्टीवेशन में? टी की कल्टीवेशन में। ठीक है, प्रूनिंग एक अनिवार्य हिस्सा है इस खेती में। कौन सी वाली खेती में? टी की खेती में, चाय की खेती में। प्रूनिंग याद रखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द डिजीज ब्लास्ट इज रिलेटेड, ये डिजीज है जो ब्लास्ट, ये बताना है आपने किस फसल से संबंधित है। तो ये बीमारी जो पाई जाती है राइस में पाई जाती है, जिसको चावल बोलते हैं। ठीक है, तो चावल की फसल इसका आंसर हो जाएगा, राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के अंदर डिजीज जो देखी जाती है ब्लास्ट नाम से, इसीलिए इस फसल से संबंधित है। 17 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर ग्रेडेड विद, किससे ग्रेडेड होती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज? ये बताना है आपने। मतलब जो भी कृषि की खाने की चीजें, यूज करने की चीजें हैं, कृषि की जो वस्तु हैं, उनका वर्गीकरण, वर्गीकरण नहीं कहेंगे, ग्रेडेड एक तरह से मानकता कहेंगे उनको। कैसे पता लगेगा भाई ये अच्छी क्वालिटी की है? तो इसका जो आंसर निकल के आएगा एग मार्क आएगा। ठीक है, ये आपने सुना होगा, AGMARK, एग मार्क बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो एग मार्क का जो चिन्ह है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ग्रेडिंग करता है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही ग्रेडिंग आपकी गोल्ड की करते हैं। तो गोल्ड की कौन करता है ये आपने बताना है। गोल्ड की किस तरह से होती है? हॉलमार्क से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि हॉलमार्क से ग्रेडिंग होनी चाहिए। तो ये गोल्ड की ग्रेडिंग होती है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन ना अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आपको, और ये भी बताया था कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। क्वेश्चन को रिपीट तरीके से पूछा गया है। उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झूम। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब झूम। झूम किस तरह की खेती होती है? जिसमें आप शिफ्ट करते रहते हो एरिया को, जहां पे आपने क्रॉप को सो करना है, बोना है। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू अभिनव, ये हिंदी में कन्वर्जन इसका गलत हो गया है, आपको यहां पे लिखना है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है? जैसे ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन ग्रीन, इस टाइप के अलग अलग थे, तो ऑपरेशन फ्लड बताना है। तो फ्लड आपका आ जाएगा, ये हिंदी का ना पूरा गलत ही है, पिछले क्वेश्चन का है किसी का, मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, तो हिंदी में भी मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूं, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। तो दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। क्लियर हो गया? अब आपसे ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो वो फिश से रिलेटेड होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन का आपको पता ही है किससे होती है, गेहूं से, कनक से, है ना, वीट से होती है वो, इसलिए वो ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन 21 देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो गई है, तो शुरू कब हुई ये देखते हैं। तो 1960 के अंदर हुई। कौन सी वो चल रही थी फाइनेंशियल ईयर जब? ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये फाइनेंशियल ईयर है जो, ऐसे बोलते हैं ना, पहली 5 ईयर प्लान है, नॉट फाइनेंशियल ईयर। क्या है ये? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। सुना होगा ना आपने, पंचवर्षीय योजना, ये है वो पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी योजना में आया था? तीसरी योजना में आया था। और इनके जनक जो माने जाते हैं वो कौन है? MS स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन से? MS स्वामीनाथन, याद रखना है। वर्गीस कुरियन का नाम आता है तो दूध की रेवोल्यूशन में आता है। दूध की रेवोल्यूशन में नाम आएगा तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जिसकी वजह से दूध फेमस हुआ वो अमूल।
अमूल का जो, जब से अमूल ने दूध का प्रोडक्शन करा है स्टार्ट, उसको अलग अलग से कर्ड में दूध को पॉस्चराइजेशन वगैरह करने में, तब अमूल से ही ये चीजें निकल के आई। मतलब ब्लू रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो नाम है, ब्लू नहीं, आपके दूध उत्पादन में सबसे बड़ा जो नाम है वो आपका अमूल का आता है। ठीक है, चलो 1960। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हु डिसाइड्स द एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप इन इंडिया। अब एमएसपी का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो एमएसपी का मतलब होता है, आपको बताना है ये कमेंट करके, बता हम भी सकते हैं बट आपने कमेंट करना है। ठीक है, ये किसानों को दिया जाता है, सपोर्ट प्राइस होता है आपका, बट आपने एमएसपी की फुल फॉर्म को कमेंट करके बताना है। नोट करेंगे हम, जो कमेंट बताएगा उसकी कमेंट को, ठीक है, जो इस चीज के कमेंट करेगा उसकी कमेंट को लाइक करेंगे। लाइक करेंगे मतलब वो ठीक है। ठीक है, तो कौन डिसाइड करता है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको बोलते हैं CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये डिसाइड करता है कि एमएसपी किसानों के लिए किसी भी फसल पे, चाहे वो आपका राइस हो, ठीक है, इस पे कितनी रखनी है, गेहूं पे कितनी रखनी है, बाजरे पे कितनी रखनी है, तो एमएसपी यही डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन 22 हो चुके हैं आपके। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। विच प्रोडक्ट रिसीव्ड द फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? उससे पता लग जाता है कि कौन कौन सी लोकेशन की चीज है, यानी भौगोलिक संकेत बोलते हैं। कोई चीज होगी, उसको अगर जीआई टैग मिल गया तो समझ लो उस लोकेशन का नाम पता लग गया। तो सबसे पहली जो चीज थी वो थी दार्जिलिंग की चाय, यानी कि दार्जिलिंग टी को सबसे पहले मिला था आपका भौगोलिक संकेत। ठीक है, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। द मोनेजाइट सैंड कंटेन विच एलिमेंट। सबसे बड़ी बात, जो मोनेजाइट मिट्टी है ना, ये मोनाजाइट, ये सबसे बड़ी बात तो ये कि ये केरला में सबसे ज्यादा मिलती है। दूसरी बड़ी बात है, इसमें एक रेडियो एक्टिव चीज मिलती है जिसको थोरियम बोलते हैं हम लोग, और थोरियम का उपयोग करते हैं परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। समझ में आया? थोरियम यूज फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ये आपने याद रखना है। तो मोनाजाइट सैंड के बारे में आपको पता लगा, कहां पे मिलती है? केरला स्टेट के अंदर मिलती है, इंडिया में, जिसके अंदर होता है थोरियम। थोरियम का यूज करते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए थोरियम कहां मिलता है, केरला की कौन सी सैंड में मिलता है। अगर कोई पूछता है तो मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट सैंड के अंदर ये मिलता है थोरियम, और उसी थोरियम से बनती है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24। बात करेंगे 25 नंबर की, 25। फर्स्ट और ओल्डेस्ट न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर की बात चल रही है तो क्वेश्चन वैसा ही ले आएंगे आपके लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात बतानी है आपने। ये हमने पहले क्लास में, जिन बच्चों ने हमारी पहले क्लास देखी है ना, उनको पता है, फर्स्ट वाली जो क्लास हमने करवाई है कि फर्स्ट इन इंडिया बताना है, फर्स्ट इन ये बताना है, तो फर्स्ट इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया बताना है। नाम है भारत के पहले और सबसे पुराने परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है। तो बच्चों नाम है उसका अप्सरा। ठीक है, क्या नाम है? अप्सरा नाम है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। द 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको इसी तरह से, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, पढ़ना आपने एक ही है। क्या पढ़ना है? 3R के अंदर आता क्या है? देखो, कम करें, हिंदी में मिलेगा कम करें, यानी रिड्यूस करें, पुनः उपयोग करें, रीयूज करें, और पुनः चक्रण करें तो इसका मतलब होगा रिसाइकिल करें। क्या होता है इसका मतलब? रिसाइकिल करें। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, इसीलिए बोलते हैं 3R। ठीक है, तो 3R's अगर पूछते हैं आपसे कोई, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल एनवायरमेंट के पार्ट हैं जिनसे एनवायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट होता है। क्वेश्चन 26 कंप्लीट। बात करेंगे 27 की। व्हेन पिन कोड इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जब पिन कोड को इंट्रोड्यूस किया गया तो कब किया गया? आपने ईयर बताना है। भारत में पिन कोड कब लागू हुआ? 1972 में। ठीक है, और पिन कोड की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं डाक सूचकांक संख्या। ठीक है, क्या है पिन का? पिन से आपका आ जाता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। अच्छा, थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं आपको कि ज्यादा हम जीके के क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि पेपर जब आप देने जाओगे ना पीएन का, डोमिनेटिंग होगी आपकी हिंदी जीके। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीके के होंगे, जिसने जीके में बाजी मार ली वो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएगा। मैथ्स भी टफ नहीं होगा इसका, फिर भी हम मैथ्स की क्लासें करवाएंगे। ठीक है, जीके का सिलेबस बच्चों इतना वास्ट है, ये 15th क्लास है हमारी। ऐसी ही अगर 50 क्लासें और भी हो जाए ना, तब भी आप ये मत समझना कि जीके आपने बहुत ज्यादा सीख लिया। इतना जरूर होगा 50 क्लासेस के बाद कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको पता होगा। ठीक है, तो जीके बहुत वास्ट सिलेबस है, कोशिश वो करेंगे जो आपके लेवल पे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। वेयर वाज फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई, ये बताना है आपने। तो पहले सूती मिल कहां स्थापित की गई, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मुंबई। ठीक है, उस टाइम पे इसको बॉम्बे बोलते थे, ये भी याद रखना है। जब पहली कॉटन मिल की स्थापना की गई तो उसको बॉम्बे बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर बताना है, दक्षिण भारत का। मैनचेस्टर एक शहर है। ठीक है, कौन सी कंट्री का है ये आपने कमेंट करके बताना है, कंट्री। तो साउथ का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है। क्या बोला जाता है? कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर ये रहा आपका इंग्लिश में, कोयम्बटूर होता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 30। खासी एंड गारो, गैरो या गारो बोलते हैं इनको। ये जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है मोस्टली? ये हिल्स के भी नाम है, खासी गारो, लेकिन ये जनजातियां बड़ी फेमस है। तो जब भी पूछा जाए ना आपसे खासी गारो कुछ भी, तो आंसर मेघालय होगा, याद रखना। क्या होगा आंसर आपका? मेघालय। खासी और गारो ये ट्राइब्स भी हैं, हिल्स भी हैं, तो मेघालय इसका होगा बच्चों आंसर। चलो क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। कौन सा स्टेट है जो सराउंड किया जाता है तीनों साइड से? विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स? ये क्वेश्चन बच्चों इनकम्प्लीट रह गया है। 3 साइड सराउंडेड बाय बांग्लादेश। ठीक है, यहां पे बांग्लादेश लिखना जरूरी है। कौन सा राज्य जो 3 तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ठीक है, यहां भी हम जोड़ेंगे इसको, बांग्लादेश को, ये आपने याद रखना बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप भी देख सकते हैं आप, पता लग जाएगा आपको। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं आपके सामने। द 3 स्टेट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों स्टेट जब बने ना तो साल था 2000, यानी 2000 सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ है, एक उत्तराखंड है, एक झारखंड है। चलो क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, सबसे ज्यादा एरिया यानी भूखंड जिसके पास है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान। ठीक है, और अब सबसे छोटा है, याद रखना, ये आपने कमेंट करके बताना है सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है जो इंडिया की जो जैसे नॉर्थ से साउथ तक लंबाई कितनी है, ईस्ट से वेस्ट तक लंबाई कितनी है, तो ये हमने 3200 लिखी हुई थी और ये हमने 2900 लिखी हुई थी। एग्जैक्टली मानेंगे ये आई थिंक 2913 है, ये 3200 समथिंग है। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में ये हो ना तो आपको ये टिक करना है, अगर ये हो तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली फिगर आप तब टिक करोगे। चलो, बाकी जिन बच्चे ने कमेंट किया है ऐसे ही कमेंट होने चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन है वो एक पीक लेवल पे बन पाती है, टॉप लेवल पे। चलो राजस्थान की बात कर ली, अब नेक्स्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बतानी है एरिया के हिसाब से, सबसे कम जो क्षेत्रफल में सबसे छोटी है यूनियन टेरिटरी, उसका नाम बताना है। तो सबसे छोटी है आपकी लक्षद्वीप। ठीक है, पूरी तरह से द्वीपों से बनी हुई है, केवल आइलैंड ही आइलैंड है। ठीक है, कंपोज्ड एंटायरली ऑफ आइलैंड्स, इसका नाम है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, स्मॉलेस्ट है आपकी ये यूनियन टेरिटरी, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब भी भूकंप आता है तो उनकी जो वेव्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो आपने बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ही आंसर। उस उपकरण का नाम बताइए जो भूकंप के दौरान सतह तक पहुंचने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। तो तरंगों को रिकॉर्ड कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। ठीक है, क्या नाम आएगा? सिस्मोग्राफ। अब देखो ये इंग्लिश की वजह से गलती हो गई है, ये ग्राफ है,
और यहां भी ये ग्राफ हो जाएगा। चलो, जो भी गलतियां रह जाती हैं क्लास बनाने में पीडीएफ में नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। बाकी यहां भी हम आपको करेक्शन करवा ही देते हैं उस चीज की। चलो, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द वेव रीचिंग द सरफेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अच्छा, वीडियो जो हमारी है 1 से 35 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं इस क्लास में, ठीक है। लास्ट में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, क्योंकि ये गलत है, 1910 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा बच्चों आपका एग्जैक्टली अगर डेट वाइज आपको पता करना है तो जून था वैसे, ठीक है। 22 जून 1897 को इन लोगों ने कोशिश करी, चापेकर बंधुओं ने, ठीक है। दोनों चापेकर ब्रदर्स थे। चापेकर ब्रदर्स ने कोशिश करी है। जो ब्रिटिश ऑफिसर है वॉल्ट चार्ल्स रैंड और इसका ही साथ में ये थे दूसरे दोनों। तो ये 22 जून 1897 को इन्होंने कोशिश करी है और 1898 में इनको कन्विक्ट करके एग्जीक्यूट करा गया, ठीक है, फांसी दी गई। तो ये करेक्शन है, ये आपने देख लेना। इसके बाद बात आ जाती है हमारी इंकलाब जिंदाबाद वाली कि ये स्लोगन किसने दिया, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद वाला। अब ये 2 तरीके से बताऊंगा मैं आपको, दोनों तरीके से आपने याद रखना है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है, जब ये क्वेश्चन सपोज करो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर पूछा जाता है कि किसने दिया और नाम ऑप्शन भगत सिंह के साथ साथ में एक ऑप्शन और भी है, क्या नाम है, मौलाना, पढ़ना है इसको, हसरत मोहानी। पीजीआई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पे ये था, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी ऑप्शन था, भगत सिंह भी था, तब आपने ये टिक करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इस चीज को कॉइंड किया है। दिया तो इन्होंने था मौलाना हसरत मोहानी ने, लेकिन ये पॉपुलराइज जो हुआ, पॉपुलराइज मतलब फेमस हुआ, तब हुआ जब भगत सिंह ने इसको यूज किया। वैसे तो ये आप देखोगे लगभग 1920-21 के आसपास बनाया गया था मौलाना हसरत मोहानी ने, 1920 के आसपास। लेकिन ये जब यूज किया जब दिल्ली में उन्होंने 1929 में जो असेंबली में बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली में, तब ये जोर से चिल्ला के यूज किया था भगत सिंह ने ये वर्ड, ठीक है। और उनके एसोसिएट कौन थे साथ में, बीके दत्त, भगत सिंह और बीके दत्त, ठीक है, दोनों ने यूज करा था इसको। बट मेन अगर बात आपसे पूछी जाएगी तो आपने ऑप्शन आंसर देना है मौलाना हसरत मोहानी, ये नहीं होता है तब भगत सिंह करना है। बस ये बात समझानी थी आपको। 35 क्वेश्चन आपको कराए नॉन स्टॉप। क्या किसी बच्चे को लगा टाइम वेस्ट हुआ होगा? इन्हीं 35 क्वेश्चंस को एमसीक्यू लेके आने के बाद मैं 70 मिनट के अंदर भी करवा सकता हूं आपसे, और आप एक बार नहीं बोलोगे सर ज्यादा टाइम वेस्ट किया, ठीक है। क्लासों में कंटेंट ज्यादा होगा, टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे आपका। इसी तरह से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारा, और प्रिपरेशन करनी है अगर किसी भी कोर्स की तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पीएन एग्जाम के लिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। मन्नत ऑफिशियल 14 हमारी ईमेल आईडी है, इस पर कोई भी क्वेरी होती है आप हमसे पूछ सकते हो। तो साथियों, नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।